तो कल हमने कंसोलिडेशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस सॉरी कॉन्सेप्ट्स बता दिया था। आज मैं आपको कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं वो बता दूंगा, और एसएससी जेई में जो 6-7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं कंसोलिडेशन चैप्टर के वो बता दूंगा। तो ये चैप्टर पूरा पैकअप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कल हम लोग सीरियस स्ट्रेंथ पे पढ़ेंगे। तो चलिए क्या है, सेटलमेंट एनालिसिस में देखते हैं क्या क्या है अभी। चलिए, सेटलमेंट एनालिसिस एनालिसिस देखिए, अगर हमें सेटलमेंट निकालना है, टोटल सेटलमेंट निकालना है, मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए ये हमारा लैंड है। इस पे आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे जो भी सेटलमेंट हुआ, ये जो जो सॉइल पार्टिकल्स है ऊपर से जब लोड लगेगा तो जो वो पास पास में आएंगे उसके कारण क्या होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा, सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब सेटल डाउन होगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा लोड के कारण, है ना। इसको मैं क्यू से शो कर दे रहा हूँ। ये जो लोड लग रहा है उसको क्यू से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कारण सेटलमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एस। अब सेटलमेंट किससे किससे कारण होगा, सेटलमेंट के कारण एक जो होगा वो नॉर्मल कंप्रेशन के कारण होगा, एक तो, है ना, कंप्रेशन। दूसरा क्या होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा। प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन के कारण होगा। थर्ड किसके कारण होगा, थर्ड जो होगा वो होगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन का। सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब देखिए, अब आपसे टोटल सेटलमेंट पूछा जाएगा तो इस वक्त टोटल सेटलमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस। टोटल सेटलमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई कंप्रेशन, जो जिसमें कि सिर्फ एयर वॉइड्स निकल देते, है ना। उसके बाद फिर एस सी प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड देन सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो जाएगा। ठीक है। अब प्राइमरी कंसोलिडेशन की सॉरी, ये जो अपना कंप्रेशन वाला कंसोलिडेशन है इससे क्या है, आपको मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। इसको इसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं, इसको निकालने के तीन फॉर्मूले हैं, इसको निकालने के एक फॉर्मूले हैं। ठीक। तो जैसा डाटा रहेगा उस हिसाब से हम सेटलमेंट निकालेंगे, या फिर प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी। क्या फॉर्मूले हैं, पहले कंप्रेशन का देखते हैं क्या फॉर्मूला है, एस आई का। ओके। एक चीज और है जो मैं बता दे रहा हूँ कि ये आईएस गाइडलाइन इंडियन स्टैंडर्ड से, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, फॉर आइसोलेटेड फिटिंग्स, ये देख लीजिए कहीं आ गया पेपर में तो कुछ प्रॉब्लम ना नहीं चाहिए कुछ। क्या बोल रहा हूँ, फॉर परमिसिबल सेटलमेंट क्या है, टोटल परमिसिबल सेटलमेंट, टोटल परमिसिबल सेटलमेंट दो स्ट्रक्चर के लिए होगा, एक स्टील का होगा, स्टील, और दूसरा क्या होगा, आरटीसी के लिए। दोनों जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो क्या है, एमएम में दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सेटलमेंट बता रहा हूँ कि इतना ही सेटलमेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा सेटलमेंट नहीं होती है। पहला क्या है, फॉर आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, फर्स्ट हो गया। दूसरा है आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, क्ले के लिए है, ओके। रैफ्ट फुटिंग के लिए है फिर एक, रैफ्ट फुटिंग ऑन सैंड, फिर है क्या,
रैप पुटिंग ऑन प्ले। चलिए, अब आइसोलेट पुटिंग ऑन सैंड के लिए अगर स्टील स्ट्रक्चर है तो कितना सेटलमेंट मैक्सिमम होना चाहिए? 50 mm होना चाहिए, है ना? उसके बाद फिर आरसीसी के लिए भी इसमें 50 mm ही होना चाहिए। ठीक है, ले के लिए कितना होना चाहिए? स्टील स्ट्रक्चर 50 mm और आरसीसी स्ट्रक्चर में 75 mm। रैप फिटिंग में कितना? 25। और आरसीसी में भी 25। और फिर अगर अपना रैप फिटिंग इन प्ले है तो 100। एंड इसमें भी आरसीसी में भी 100। इतना याद रखेंगे, है ना? अब चलिए, अब क्या है? इनिशियल इनिशियल इमीडिएट सेटलमेंट जो है अपना, ओके, वो कितना होगा? जो अपना मैं जो आप बताया था जिसमें ये 4 AR से निकलेगा, उस वो इनिशियल सेटलमेंट कितना होना चाहिए? तो जिसको हम एसआई बोल रहे थे, वो देखते हैं क्या होता है। इनिशियल सेटलमेंट, जिसको हम बोलते हैं एसआई। तो एसआई के जो दो फॉर्मूले हैं वो क्या है? एसआई इज इक्वल टू एच नॉट सिग्मा बार अपॉन 1.5 क्यू सी लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल सिग्मा बार। डेल सिग्मा बार क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल चेंजेस, कितना चेंज हो रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस में, वो है। और इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, और ठीक है। अब क्यूसी क्या है? क्यूसी क्या होगा? स्टैटिक कौन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। एच नॉट क्या है? एच नॉट है थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, मतलब कितना कंप्रेस हुआ है वो। ओके, सिग्मा नॉट तो पता है कि इफेक्टिव सिग्मा नॉट क्या होगा आपका? सिग्मा नॉट है ये। सिग्मा नॉट जो है इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, जब स्टार्ट में, जब लोडिंग लगने से पहले का, तब। और फिर जब ये डेल्टा सिग्मा बार क्या है कि जो इफेक्टिव लोड लगने के बाद जो इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंजेस आया है, वो है। ओके, तो ये कॉस्ट फॉर्मूलाज है। सेकेंड क्या है? एस आई इज इक्वल टू, ये पेनिट्रेशन कौन टेस्ट डाटा है, पेनिट्रेशन कौन टेस्ट डाटा, डाटा से जो फॉर्मूला से जो निकालेंगे वो ये है। और दूसरा इलास्टिक सेटलमेंट का, इलास्टिक सेटलमेंट क्या है? Q v 1 - μ² आई टी अपॉन ES। अब देखिए, Q क्या है? यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन फुटिंग, फुटिंग पे कितना प्रेशर लग रहा है वो है। B क्या होगा? ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग है। म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल, ठीक है। और ES क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ सॉइल, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए इनिशियल सेटलमेंट के। अब क्या है? अब प्राइमरी कंसोलिडेशन के फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे, 3 फॉर्मूले होते हैं वो देखते हैं अब। इसमें, हाँ सही है, म्यू स्क्वायर लिखा था, चलिए सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब प्राइमरी कंसोलिडेशन के जो है उसके क्या है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? रूल्स क्या है? जैसा डाटा उस हिसाब से हम निकालेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब देखिए, प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या है? प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो मैं बोला आपको कि 3 फॉर्मूले होते हैं,
एक तो है कि अगर मान के चलो आपको वॉइड रेशियो पता है, उससे हो जाएगा, तो चलिए वॉइड रेशियो निकला दिया हुआ है तो उससे कैसे निकालेंगे। दूसरा है क्या, कि वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी मतलब एमवी दिया हुआ है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे वो देखिए। अगर वॉइड रेशियो दिया हुआ है, वॉइड रेशियो वाला अगर सेटलमेंट का प्राइमरी कंसोलिडेशन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या होता है फॉर्मूला। डेल एच, ये हाइट में कितना चेंज आया है, ठीक है, टोटल अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है डेल एच का मतलब, ओके। डेल एच अपॉन एच नॉट। एच नॉट क्या हो गया, इनिशियल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, ठीक है। मतलब कि शुरुआत में जो थिकनेस का लेयर था, लेयर का जो थिकनेस था शुरुआत में, सॉइल का जो थिकनेस था स्टार्टिंग में जब आपने लोड लगाया था, उससे पहले का बता रहा है, ठीक है। और डेलेज क्या है, डेलेज जो है कि कंसोलिडेशन के बाद क्या थिकनेस में चेंज हुआ, क्या हुआ वो है, ठीक है। तो डेल एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू डेल ई, मतलब चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ई नॉट क्या है, इनिशियल वॉइड रेशियो है, और डेली क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉइड रेशियो हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वन है। दूसरा क्या है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी अगर दिया हुआ हो, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ओके। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी अगर दिया हुआ हो, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है क्या, डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट एम भी डेल सिग्मा बार, मतलब चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। डेल सिग्मा बार क्या है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। थर्ड फॉर्मूला क्या किस चीज से रिलेटेड है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। थर्ड फॉर्मूला जो है अपना कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं, सीसी, ठीक है। अब सीसी का क्या फॉर्मूला होता है वो आप बताएंगे, बताया हुआ है हमने तो, वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन दिया हुआ होगा तो क्या लिखेंगे, एच नॉट सी सी अपॉन 1 प्लस पी नॉट लॉग ऑफ इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। ये तीन फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लीजिए। जनरली क्वेश्चन आपसे क्या है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन के ही क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आएंगे, वो भी मेनली वॉइड रेशियो वाले ही आएंगे। एसएससी में रेयर पूछता है, अगर पूछ दिया तो ठीक है बना लेना आप लोग, मैं बता दिया फॉर्मूले। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो बता दें। सेकेंडरी कंसोलिडेशन के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, एस एस इज इक्वल टू एच 100 सी एस अपॉन 1 प्लस C 100 इंटू लॉग ऑफ P अपॉन C 100, ओके। देखिए सी एस क्या है, सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। सी एस जो है आपको डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स होगा। H 100 क्या है, थिकनेस आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन होने के बाद जो थिकनेस होगा वो क्ले लेयर का वो है, ठीक है। E 100 क्या है, E 100 है वॉइड रेशियो आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, मतलब क्या है, 100% कंसोलिडेशन, मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन जब हो जाएगा उसके बाद का जो वॉइड रेशियो होता है वो क्या लिखा होगा, E 100। E 100 का मतलब क्या हुआ, उस 300 का मतलब ये हुआ कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगा वो है। और टी इज इक्वल टू क्या है, टाइम एट विच सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड, वैसा टाइम पे इस पे आपको सेकेंडरी कंसोलिडेशन आपको चाहिए हो तो वो क्या है, टी। तो चलिए ये सारे फॉर्मूले हो गए कंसोलिडेशन का, हो गया द एंड, ठीक है। आप क्वेश्चंस बनाते हैं, जो भी क्वेश्चंस दिया गया है वो हम लोग डिस्कस करते हैं लिख करके। देखिए अब क्या है, इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट व्हेन द लोड इज चेंज फ्रॉम 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्या दे दिया,
लोड, लोड है ना, 50 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर 200 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, देन द बॉय रेशियो चेंजेस फ्रॉम 0.80 टू 0.30, इससे डेली निकाल लेंगे हम लोग। ये क्या है, ये 0.80 जो है ये क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, और बॉय रेशियो कम हो गया क्या हो जाएगा, ई वन हो जाएगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी विल बी, अब कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी किसको बोला गया था, क्या बोला था मैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी किसको बोला था, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला याद है आप लोग को, तो इसको क्वेश्चन हम लोग आराम से बना सकते हैं। नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन बनने में मुश्किल हो जाएगा, मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जैसे ही दिमाग में आए, सबसे पहले हम आपको कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं एबी। एबी का फॉर्मूला जैसे ही आना चाहिए, तो एबी जैसे ही दिया है तो एबी से क्या दिमाग में आना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन डेल चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। देखिए ये क्या दिया है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये दिए हुए हैं लोड, कंसोलिडेशन टेस्ट व्हेन लोड इज चेंज फ्रॉम 50 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो क्या कर देंगे, डिवाइड में हो जाएगा 100 माइनस 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर में चेंज कितना हो रहा है, 0.80 माइनस 0.30, 0.80 माइनस 0.20 कितना हो गया, इसको जब आप निकालोगे तो 0.20 डिवाइडेड बाई 50, जो भी आंसर आएगा वो आप क्या कर दो, आंसर पुट कर दो, तो कितना आएगा, इसको जब आप निकालोगे तो 0.004 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन आएगा, आप चेक कर लो। ठीक है, तो ऐसे तो पहला क्वेश्चन बन गया, इजी था। बस क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या है वो याद रखिए, दूसरा चीज क्या याद रखिए, यूनिट जो वो याद रखिए, यूनिट याद रखिएगा तो सही रहेगा, डायरेक्ट यूनिट भी क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ठीक है, और यूनिट अगर नहीं याद रहता है, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट नहीं याद रहता है, तो निकालने आना चाहिए, क्यों, देखिए डेल ई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, होगा तो किसका होगा, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस का होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का यूनिट तो भाई आपको यहाँ पे दिया हुआ ही है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में नो यूनिट, और न्यूमरेटर में नो यूनिट, और डिनोमिनेटर में क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये नीचे में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा किलो न्यूटन, तो यही हो गया मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन, ऐसे भी सोच के निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर सेटल्ड बाई 20 mm, सेटल किया है कितने से, 20 mm, व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस वाज इंक्रीज फ्रॉम 25 टू 50 किलो न्यूटन, दे दिया है, व्हाट विल बी द सेटलमेंट व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर 25 से 50 किलो न्यूटन पर मीटर, 25 टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का चेंज हुआ अगर इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, तो कितना है, 20 मिलीमीटर है, वही पूछ रहा है कि अगर 50 टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का चेंज हुआ है तो कितना होगा, है ना, तो इसको हम लोग बना सकते हैं, तो बनाते हैं। ये कंटिन्यूम क्या दिया है, कंटिन्यूम क्या है, कंसोलिड कितना सेटल हुआ है, तो मतलब क्या हुआ ये, डेल एच दिया है ना, डेल एच दिया है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मैं कुछ बताया था आपको फॉर्मूला सेटलमेंट के केस में, वो हम लगाएंगे।
एक मिनट में कोई टाइम दीजिए, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूँ ताकि मैं बता पाऊँ आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जो बताया था, जो सीसी से रिलेटेड था, वो फॉर्मूला आपको बताया था ना। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन से एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था? एच नॉट डेल्टा एच। क्या बताया था? डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट सी सी अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉग ऑफ क्या? स्टार्टिंग का सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा डेल सिग्मा बार अपॉन नॉट बार। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाई इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, ये तो है, लेकिन एक फॉर्मूला और है जिसको आप लिख सकते हो। डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट सी सी अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन। ओके। अब देखिए क्या है ये वाला केस, जब आप देखेंगे तो क्या बता रहा है, हमेशा हम क्या करते थे, वाई एक्सिस पे बॉयड रेशियो देखते थे और एक्स एक्सिस पे क्या देखते थे, इफेक्टिव स्ट्रेस देखते थे। देखिए ये क्या था, इनिशियल में क्या था, 25 था, है ना। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था, 25 था। फिर क्या हुआ, 50 गया। फिर 50 से क्या हुआ, बोल रहा है 50 से ये फिर 100 चला गया। 25, 50 एंड 100। ठीक है, तो ऐसा केस जब हो ना, तब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो देखिए वो क्या है। उस केस में क्या है कि हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसका हम बता दे रहा हूँ मैं आपको, 25, 50, 100। उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा उसका वो लिखेंगे ऐसे, डेल्टा एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट सी सी अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20, दिया हुआ है 20। एच नॉट दिया है क्या? एच नॉट नहीं दिया है। एच नॉट सी सी वन प्लस ई नॉट नहीं दिया है। लॉग सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन दिया है, हाँ दिया है। तो पहले ये वाला केस, फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50/25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन वन। उसी तरह दूसरा केस में हमें डेल्टा एच निकालना है, जो कि दिया नहीं है। तो फिर क्या होगा, एच नॉट सी सी अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉग ऑफ हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई। अब सिंपल सा चीज है, ये पूरा कट जाएगा, है ना। पूरा कट गया। अब क्या बचा, अब ये बचेगा क्या, मेरे को स्पेस मिल जाएगा, मैं आपको बता पाऊंगा। ये वन हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, तो ये कट गया। तो क्या हो जाएगा, 20/डेल एच, 20/डेल एच, लेकिन हमें डेल एच निकालना ही है तो इसको ऊपर ले जाते हैं और पूरा इसको प्लस देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन
20 इक्वल टू लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 50 अपॉन 25। ओके। अब यहाँ से आप क्या करो, डेल एक्स का वैल्यू निकाल लो। डेल एक्स का जो भी वैल्यू होगा आप यहाँ से निकाल लो। डेल एक्स का जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इजी है, निकल जाएगा। ये लॉग 2 हो जाएगा, ये भी लॉग 2 हो जाएगा। क्या ठीक है। तो डेल्टा एच कितना होगा, डेल्टा एच अपॉन 28 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक है, 20 क्या, तो ये था। अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन, मतलब जब फॉर्मूला दिया होगा तो अप्लाई कैसे करना है वो भी आगे बताऊंगा। चलिए वो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। Select the correct option with regard to the following two statement S1 is to pertaining to the consolidation in soil. In soil is termed as normally consolidated if the present effective overburden pressure is less than the maximum to the which soil was ever been subjected to in the past. ठीक है। The larger value of coefficient of consolidation water it takes for क्या है यहाँ पे, टेक्स फॉर फुल, यहाँ पे लिखा हुआ फुल, ठीक है, फुल कंसोलिडेशन टू अकर। ठीक है। तो देखिए, पहला इक्वेशन जो पहला जो एस वन जब स्टेटमेंट वन जब पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट वन क्या बोला, एस सॉइल इज टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड। नॉर्मली कंसोलिडेटेड का क्या केस बताया था ना, नॉर्मली कंसोलिडेटेड केस में ये बताया था, नॉर्मली कंसोलिडेटेड केस ये था कि ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड में, है ना। प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस ओवर बर्डन प्रेशर इज लेस देन द मैक्सिमम टू बी soil was even been ever been subjected to in the past। मतलब क्या, ये तो बात जो बोल रहा है, soil was ever been subjected to in the past, मतलब कि soil से पहले से पास्ट में लोड लगा हुआ है ना। जब पास्ट में जब लोड लगा हुआ तो फिर ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड नहीं हुआ ना, तो वो क्या हो गया, ओवर कंसोलिडेटेड का केस हो गया, ओवर कंसोलिडेटेड का केस हो गया। तो स्टेटमेंट वन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। स्टेटमेंट टू देखते हैं, द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन द शॉर्टर इट टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू ऑकर। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, शॉर्टर इट टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू ऑकर। ये जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये मैं आपको बताया हूँ कल वाला क्लास में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी स्टेटमेंट की अगर मैं बताऊं तो मैं उसको कहता हूँ स्टेटमेंट टू क्या, स्टेटमेंट टू क्या है देखिए। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, पीवी एक टाइम फैक्टर फॉर्मूला होता है, पीवी इक्वल टू सीवी पी अपॉन वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सीवी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीवी जब आप निकालोगे तो क्या होगा, सीवी निकालेंगे तो इसका पता चल जाएगा। तो सीवी इक्वल टू हो जाएगा सी वी बी स्क्वायर अपॉन वी। देखिए सीवी बढ़ेगा, टाइम का होगा कम होना, लार्जर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू अगर लार्जर होगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। यही बोल रहा है इक्वेशन, यही बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर टू। तो क्या होगा, ये बहुत है। हाँ, ये क्या है, एक और कॉन्सेप्ट बताया था ओसीआर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड इन पास अपॉन थाउजेंड। ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे स्टेटमेंट वन मैच कर लो तो फिर वो सी गलत है, स्टेटमेंट से गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बता दिया मैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। A saturated soil has a compression index of 0.02 0.28। compression index किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.28।
इसी को तो void ratio at stress और void ratio at stress 12 kilonewton per meter square is 2.05 and permeability is 35 point into इतना. What is the change in void ratio if stress is increased to 21.6 kilonewton per meter? चलिए इजी है, कुछ नहीं है. पहले चीज तो क्या है कि अगर परमेबिलिटी दिए हुए है तो आप याद कीजिए कि परमेबिलिटी वाला केस में कौन कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन में परमेबिलिटी का चीज का कोई आता है या कुछ मतलब तो होता है क्या. मेरे को जहाँ तक याद है जितना मैं बताया हूँ उसमें तो परमेबिलिटी का कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन में कोई यूज ही नहीं है. सीसी इज इक्वल टू क्या बताया था, सीसी इज इक्वल टू मैं बताया था डेल ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा वन अपॉन सिग्मा नॉट. तो सिग्मा वन तो आपको दे दिया. if stress is increased to 21.6 किलोमीटर मतलब क्या है 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था. ठीक है. और इंक्रीज हो गया कितना हो गया 21.6 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया. है ना? अगर चेंज बोलता इफेक्टिव स्ट्रेस में 21.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तब आप 12 में ऐड करते लेकिन क्या बोल रहे हैं इंक्रीज टू बोल रहे हैं. मतलब बढ़ के कितना हो गया 21.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया. तो खेती कितना दिया हुआ है 0.28. ये दिए हुए 0.28. 0.28 इज इक्वल टू चेंज स्टार्टिंग जब इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा नॉट जब 12 था तब कितना है बाई रेशियो 2.05 मतलब क्या ई नॉट दे दिया 2.05 माइनस ई वन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 21.6 डिवाइडेड बाई 12. ठीक है. 21.6 डिवाइडेड बाई 12. अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ आ रहा है क्या. ये तो 16 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ रहा है. जो में से दो गया था 9 12 का 96 12 का 96 1.8 तो 1.8 मतलब लॉग 1.8 मतलब लॉग 1.8 का वैल्यू ही दे दिया आपको कितना 0.255. ओके निकाल लीजिए फिर 0.8 यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 0.288 0.255 0.255. अब निकाल लीजिए वन का वैल्यू 2.05 माइनस 0.0 और इसमें क्या कर रहे हैं इसको माइनस कर दीजिए 2.05 से. साइड से राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस 2.05 हो जाएगा. जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2.04. तो क्या करेगा ठीक है. ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बताइए सिस्टम यूनिवर्सिटी United by University by Rajavi Purvisada following process. सिस्टम एंड स्ट्रिंग एनालॉजी ये होते हैं. तो मैं बताया तो नहीं हूँ बट ये सिस्टम एंड स्ट्रिंग एनालॉजी जो होता है वो होता है कंसोल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मुझे यहाँ तक लगता है यहाँ तक तो करा दिया था 10वां नंबर क्वेश्चन लेकिन फिर भी अगर मैं किसी में फॉर्मूला में पहले बताया नहीं था तो बता देंगे तो क्या बोल रहा है प्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर. थिकनेस दे दिया मतलब कितना दे दिया एच नॉट दे दिया. प्लेट प्लेट डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एच नॉट दे दिया. एच नॉट है बॉयज रेशियो 0.5 स्टार्टिंग का बॉयज रेशियो ये नॉट है ये
फाइनल वर्ड है तो 0.2 मतलब P1 है। अब डेल्टा एच पूछ रहा है, क्या होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच अपॉन ये होता है ना, सॉरी डेल पी होता है, डेल पी होता है ना, डेल पी, डेल पी। तो डेली कितना हो जाएगा इसका, डेली हो जाएगा 0.5 माइनस 0.2, 0.5 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.5। और डेल्टा एच अपॉन एच, डेल्टा एच अपॉन एन, तो इसका क्या करो, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.3 बता देंगे, डेफिनेट वर्ड में 15 10, 3 5 15 और 5 10 कितना हो जाएगा 1 का। चलिए इजी है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल से श्रेय फाइल पढ़ेंगे और खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए।